बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मध्यम मार्ग का आह्वान किया है, यानी संतुलन का आह्वान किया है। लेकिन ये संतुलन बनाए रखना हर बार इतना आसान नहीं होता है, जिसका एक हालिया उदाहरण, एक ताज़ा उदाहरण हमें बीते दिनों ही देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। गांव में केवल 217 परिवार रहते हैं, लेकिन इन 217 परिवारों ने बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर गाँव वालों द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, इस विरोध के कारण क्या है। कारणों को जानने के बाद हम सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में भी कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीआरओ का इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है, बीआरओ इस पूरे विषय को लेकर क्या तर्क दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का क्या महत्व है, उस महत्व को समझेंगे। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा और जैव विविधता एवं पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की जो हमारी खबर है वो द हिंदू से है। हमारी खबर है अरुणाचल विलेजर्स फाइट टू सेव सेक्रेड फॉरेस्ट फ्रॉम बीआरओ रोड प्रोजेक्ट, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बीआरओ ने हाल ही में एक परियोजना की शुरुआत की है, एक रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसको लेकर अरुणाचल प्रदेश के गांव के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर इस पूरी खबर में, इस न्यूज में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विरोध क्यों किया जा रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने हाल ही में देखा कि अरुणाचल प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है न्यूकमाडोंग। इस गांव के लोगों द्वारा बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई की शुरुआत की है और ये लड़ाई पिछले 1 साल से लगातार अनवरत चल रही है। तो कानूनी लड़ाई क्यों शुरू की गई है, इस पर बात कर लेते हैं। तो दरअसल बीते दिनों बीआरओ, जिसका हमने पहले ही देखा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने बीते दिनों भारत चीन सीमा पर एक सड़क निर्माण की परियोजना शुरू की थी, एक सड़क बनाने की परियोजना की शुरुआत की थी। ये जो परियोजना शुरू हुई थी, इस परियोजना का कार्य लगभग 1 वर्ष का कार्य पूरा हो गया है, यानी इस परियोजना को शुरू हुए 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। इस पूरे 1 वर्ष के भीतर गांव वालों द्वारा बीआरओ पर आरोप लगाया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस परियोजना के तहत बिना सामुदायिक परामर्श के, यानी आम लोगों से इस पूरी परियोजना में परामर्श नहीं लिया गया और बिना सामुदायिक परामर्श के 1 साल के भीतर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने व्यापक स्तर पर वनों की कटाई की है। काफी ज्यादा बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा गया है और कुछ लोगों द्वारा इस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि इस पूरी परियोजना के तहत, इस पूरी परियोजना के माध्यम से अब तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 36 किलोमीटर में फैले इस वन के तकरीबन 80% हिस्से को नष्ट कर दिया गया है। यानी ये जो परियोजना शुरू की गई थी तकरीबन 1 साल पहले, एक रणनीतिक मार्ग के निर्माण के लिए, एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक सड़क बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से अब तक ये जो क्षेत्र था, जो कि तकरीबन ये जो वन थे, जो कि तकरीबन 36 किलोमीटर में फैले हुए थे, इन वनों में से लगभग 80% हिस्से को काट दिया गया है, लगभग 80% हिस्से को समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर आम लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है और बीआरओ के समक्ष एक कानूनी लड़ाई खड़ी की गई है, कानूनी लड़ाई शुरू की गई है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में जो मूल्यवान वृक्ष मौजूद थे, जो औषधीय पौधे मौजूद थे, उन पौधों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ी मात्रा में उन पेड़ों को काटा गया है, बड़ी मात्रा में पौधों को एक स्थान से हटा दिया गया है, वहां से जहां वो मौजूद थे वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा ये जो न्यूकमाडोंग गांव है, ये इस पूरी परियोजना से प्रभावित एकमात्र गांव नहीं है। इस पूरी परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के तमाम अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें यांगफू क्षेत्र, इसके अलावा ज्ञानद्र ब्रंगसा क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र शामिल हैं जो इस परियोजना से प्रभावित हुए हैं। और ये जो क्षेत्र हैं तमाम, ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ये सभी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में आरक्षित वन हैं और इन क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में, इंडियन रेड पांडा की मौजूदगी देखी गई है। यानी ये जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के लिहाज से, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गांव वालों द्वारा, आम लोगों द्वारा बीआरओ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के माध्यम से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस पूरे क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पूरी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आम लोगों द्वारा इस तरह की मांग की जा रही है कि क्योंकि अब इस पूरी परियोजना से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है, उस नुकसान को वापस नहीं लाया जा सकता है,
ऐसे में ये प्रयास किया जाए कि स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा यथासंभव भुगतान दिया जाए, जो भी पेमेंट दी जा सकती है वो भुगतान दिया जाए, ताकि इस पूरे क्षेत्र में जो जो पेड़ पौधे मौजूद थे, जो पेड़ पौधे पहले मौजूद थे, उन पेड़ पौधों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इस पूरे क्षेत्र में वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें और इस परियोजना को रोका जा सके, ताकि इस परियोजना से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान कुछ हद तक कम हो, वो नुकसान और ज़्यादा आगे न बढ़े। तो ये तो बात हुई कि विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो सीमा सड़क संगठन की बात करें तो ये संगठन मौजूदा समय में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सड़क निर्माण संगठन है, यानी इसका प्राथमिक कार्य जो सीमा क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। इस संगठन का जो गठन है वो साल 1960 में किया गया था और साल 1960 में गठन के समय ये संगठन मुख्य तौर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम कर रहा था, लेकिन साल 2015 में इस संगठन को रक्षा मंत्रालय के तहत ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी मौजूदा समय में ये संगठन मुख्य तौर पर रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके काम की बात करें कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो इसके प्राथमिक कार्यों में सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है, यानी जो सीमा क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे पाकिस्तान के पास जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं, चीन के पास जो सीमा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बांग्लादेश के पास जो सीमा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भारत के लिए भारतीय सेना के लिहाज से और ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करना है और ज़्यादा जुड़ाव संपर्क प्रदान करना है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में सेना की जो रणनीतिक ज़रूरतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेना को जाने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों को कम किया जा सके, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच सके। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत की जो सीमा है वो अलग अलग देशों के साथ मौजूदा समय में भारत तकरीबन 15,000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में इस पूरे 15,000 किलोमीटर में सड़क का निर्माण करना भारतीय सेना को और ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करने की जिम्मेदारी बीआरओ को दी गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। इसके अलावा बीआरओ की जिम्मेदारी ये भी है कि इस पूरे क्षेत्र में जो अवसंरचना की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो उसका भी निर्माण किया जाए। उसके निर्माण की जिम्मेदारी भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ही दी गई है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत के साथ साथ भारत के मित्र देशों जैसे कि भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी काम करता है। इन देशों में भी सड़क निर्माण के लिए बीआरओ लगातार काम कर रहा है। तो ये तो बात हुई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, बीआरओ का क्या कहना है, उस पर जान लेते हैं। यानी बीआरओ इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या तर्क दे रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि साल 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। ये जो युद्ध था ये मुख्य तौर पर लद्दाख और मैकमोहन रेखा के करीब तवांग क्षेत्र में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इन दोनों क्षेत्रों में लड़ा गया था। ये जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, दोनों देशों के संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस पूरे युद्ध के दौरान भारतीय सेना को लॉजिस्टिक और परिवहन को लेकर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय तक सड़क का जो अवसंरचना थी, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सेना को इस पूरे युद्ध के दौरान काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आई थी। इसी पूरे विषय को देखते हुए, इसी पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए, यानी भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है, तो इस स्थिति से बचने के लिए बीआरओ द्वारा इस तरह की परियोजना का एक सड़क निर्माण की प्रोजेक्ट, एक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 34 किलोमीटर के आसपास है। यानी ये जो सड़क बनेगी ये तकरीबन 34 किलोमीटर लंबी होगी। इस सड़क के माध्यम से इस क्षेत्र को, यानी ये जो चीन के पास भारत के जो छोटे छोटे क्षेत्र मौजूद हैं, इन क्षेत्रों को अन्य मुख्य धारा वाले क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा सड़क के जरिए, ताकि इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और इस पूरे क्षेत्र में यदि भविष्य में कोई भी आपातकाल की स्थिति बनती है, इमरजेंसी की कोई सिचुएशन बनती है, तो इस पूरी स्थिति में सेना को और ज़्यादा चुनौतियों का सामना न करना पड़े, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि सेना को और ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। और इसके अलावा इसमें आपूर्ति सुनिश्चित करने में, लॉजिस्टिक्स के सुनिश्चित करने में, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई सुनिश्चित करने में सेना को और ज़्यादा सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा ये जो न्यूकमाडोंग गांव है, ये समुद्र तल से तकरीबन 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये गांव सेला दर्रे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो सेला दर्रा है, ये समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये सेला दर्रा। और ये जो सेला दर्रा है, ये कामेंग जिले, जो अरुणाचल प्रदेश का कामेंग जिला है, और जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है, इन दोनों जिलों के बीच स्थित एक रणनीतिक दर्रा है, एक रणनीतिक पास है, जिस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में 1962 में जिस तरह की युद्ध की स्थिति बनी थी, यदि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए, उस स्थिति का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ये जो नई सड़क बनाई जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा बीआरओ का कहना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। तो ये तो बीआरओ द्वारा तर्क दिए गए हैं इस परियोजना के पक्ष में। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश के महत्व पर बात कर लेते हैं, यानी भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसको समझ लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हम जानते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी राज्यों में से एक है, सबसे ईस्टर्न स्टेट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है, दक्षिणी स्लोप्स पर स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय में। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का जो राज्य है, ये मुख्य तौर पर 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें भूटान, चीन और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। इन तीनों देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिस वजह से ये पूरा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अरुणाचल प्रदेश में भी जो तवांग क्षेत्र है, वो तवांग क्षेत्र भारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तवांग क्षेत्र ही सीमा के सबसे ज़्यादा करीब स्थित है और इसी लिहाज से इस पूरे क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, खासतौर पर तवांग क्षेत्र, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक चिंता का विषय ये भी है कि चीनी गैरिसन शहर निंगची, जो कि अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा पास स्थित है, इस पूरे क्षेत्र में चीन ने व्यापक स्तर पर अपनी सेना की नियुक्ति की है। व्यापक स्तर पर चीन के सैनिक इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। इसकी वजह से ये क्षेत्र भारत के लिए भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा तवांग क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश को राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको याद होगा कि 1959 में जब दलाई लामा भारत आए थे, चीन के अत्याचारों से बचते हुए जब दलाई लामा भारत आए थे, तो दलाई लामा बामला दर्रे के माध्यम से तवांग के एक मठ में ठहरे थे, जिसकी वजह से इस पूरी यात्रा की वजह से चीन हमेशा से ही भारत को एक शक की नज़रों से देखता रहा है, एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखता रहा है। इसी वजह से चीन हमेशा से ही इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण भी स्थापित करना चाहता है, अपना नियंत्रण भी हासिल करना चाहता है। इस लिहाज से भी पूरा क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो बात हुई कि अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। हमने पहले ही बात की कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो 3 देश? तो इसमें सबसे पहला देश है भूटान, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रणनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हुई भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का क्या महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है इस पूरे विषय में। तो अंत में आगे की राह यही हो सकती है कि भारत में पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने तमाम निर्णयों में इस आवश्यकता को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए साल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि सरकार का अंतिम लक्ष्य रक्षा के विषय को और पर्यावरण के विषय के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए और इन दोनों विषयों के बीच संघर्ष की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यानी रक्षा का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी ओर पर्यावरण को बनाए रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों के बीच संतुलन बनाए जाने की ज़रूरत है, बैलेंस किए जाने की ज़रूरत है। यानी सरकार को न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और न ही केवल पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, दोनों के बीच संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में आदिवासी लोगों के वन अधिकार भी शामिल है, फॉरेस्ट राइट भी शामिल है। हमें आदिवासी लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके अधिकार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी लोग ही हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा में फ्रंट लाइन पर मौजूद है, पर्यावरण को बचाए रखने में फ्रंट लाइन पर मौजूद है, फ्रंट लाइन पर संघर्ष कर रहे हैं और जो पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, आदिवासी लोग उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव झेल रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के साथ विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, उन लोगों को हमें तमाम जो वार्ताएं हो रही हैं उनसे अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को इन वार्ताओं में शामिल करना चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर संतुलन स्थापित किस तरह से किया जाए, बैलेंस बनाया किस तरह से जाए। तो ये बैलेंस बनाने के लिए हम
सामुदायिक भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जो समुदाय है, जो लोकल कम्युनिटी है, उसके साथ विचार विमर्श करने को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इस पूरे विषय के लिए तमाम जो सभी निर्णय लिए जाएँ, जो भी तमाम डिसीजंस लिए जाएँ, ऐसे इस तरह के तमाम विषयों में, उन डिसीजंस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उन हितधारकों को शामिल किए जाने की भी ज़रूरत है। तभी हम अंततः सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये तो बात हुई आगे की राह की। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संतुलित करने की दिशा में देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि पर्यावरण की सुरक्षा में और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं, उन चुनौतियों पर बात करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप उन देशों के नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।